हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमी अलवीरा। वेलकम बैक टू टेस्ट ऑफ एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। तो आज के सेशन का टॉपिक है चॉम्स्कीज बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इस थ्योरी को नेटिविस्ट थ्योरी भी कहा जाता है और ये थ्योरी दी गई थी चॉम्स्की के द्वारा। ठीक है, सो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भाषा अधिग्रहण के संबंध में चॉम्स्की की क्या विचारधारा थी, मतलब आइडियोलॉजी है, उसको आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक सिर्फ बीएड ही नहीं बल्कि सीटेट और टेट एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप बीएड स्टूडेंट हो और सीटेट या टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज का सेशन आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। हमारे पिछले सेशन में हमने बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को डिस्कस किया था और साथ ही में लैंग्वेज एक्विजिशन पर भी एक वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर। अगर आपको ये दोनों वीडियो देखना है तो इसके लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएंगी। आप जहाँ से भी चाहो उसे देख सकते हो। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो और आपको हमारे वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आता है, आज का वीडियो पसंद आता है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर थ्योरी। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले चॉम्स्की कौन थे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चॉम्स्की का क्या इंट्रोडक्शन है, हम चॉम्स्की के बारे में जानकारी जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, नॉर्म चॉम्स्की वॉज बॉर्न इन 1928 इन फिलाडेल्फिया। नॉर्म चॉम्स्की का पूरा नाम है एवराम नॉर्म चॉम्स्की। इनका जन्म हुआ था ईयर 1928 में। कौन से शहर में हुआ था? फिलाडेल्फिया में हुआ था। He was an American linguist, philosopher and also known as the father of modern linguistics. लिंग्विस्ट थे, फिलोसोफर थे, जिनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट भी कहते हैं या फिर माना जाता है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया था? ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। इन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर के ऊपर थ्योरी जो है इंट्रोड्यूस की थी, बनाई थी। चॉम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरह से होता है बच्चों के अंदर, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए और अपनी थ्योरी जो एलएडी की थ्योरी उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी जो है प्रपोज की थी, सो दैट वो उसको एक्सप्लेन कर पाए कि क्यों उनका ऐसा मानना है, क्यों वो ऐसा विश्वास करते हैं कि जो बच्चे हैं वो भाषा को उनके अंदरूनी काबिलियत की वजह से सीखते हैं। और इस थ्योरी के बारे में डिटेल्स में हम आगे डिस्कस करेंगे इसी सेशन में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट चॉम्स्की के बारे में। नॉर्म चॉम्स्की ने कहा कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है यानी भाषा अधिग्रहण है वो एक इनेट प्रोसेस मानते हैं उसको। ठीक है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी भाषा को यानी लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो हमारी अंदरूनी काबिलियत, इनेट एबिलिटी की वजह से हम उस चीज़ को सीख पाते हैं। दैट इज़ वाई चॉम्स्की बिलीव्स दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विद अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको हम एलएडी कहते हैं या फिर लैड कहते हैं, विच हेल्प्स देम टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। चॉम्स्की का यह विश्वास है कि जो बच्चे हैं उनका जन्म होता है, उनके अंदर जन्म के वक्त से एक लैड डिवाइस होता है जिसकी मदद से वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और न्यू जो भाषा है उसको सीखते हैं। तो ये तो था एक शॉर्ट ओवरव्यू चॉम्स्की के बारे में। चॉम्स्की कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था और उन्होंने कौन सी थ्योरीज जो है वो हमको दी थी लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं चॉम्स्कीज बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मतलब चॉम्स्की की जो थ्योरी है उसको क्यों बायोलॉजिकल थ्योरी कहा जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, द मेन प्रपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज नॉर्म चॉम्स्की। भाषा अधिग्रहण मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में जो बायोलॉजिकल विचारधारा दी गई थी, उन्हें नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरी को विचार को ज़्यादा महत्व, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर नॉर्म चॉम्स्की को मेन प्रपोनेंट माना जाता है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का जब भी हम लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं। ही बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बिकॉज दे पजेस द एबिलिटी टू एक्वायर सिंस बर्थ। चॉम्स्की विश्वास करते थे कि जो बच्चे हैं वो उनके अंदर जो काबिलियत है वो पहले से ही होती है जब से उनका जन्म होता है। चॉम्स्की की थ्योरी बेस्ड है इस आइडियोलॉजी पे कि अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज मतलब भाषा को सीख पाते हैं, एक्वायर कर पाते हैं, तो उनकी जो इनेट कैपेसिटी है हम लोग क्यों सीख पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही वो काबिलियत मौजूद है। ठीक है, इनेट कैपेसिटी की वजह से हम उस चीज़ को सीख पाते, एक्वायर कर पाते हैं। चॉम्स्की बिलीव्स दैट देयर आर
स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल द इंटरप्रिटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। क्योंकि चॉम्स्की कहते हैं कि ह्यूमन के दिमाग में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक व्यक्ति को कभी भी किसी भी भाषा को मतलब किस तरह से इंटरप्रेट करना है, उसका क्या मतलब निकालना है और उसको किस तरह से शब्दों में बयां करना है, अपनी विचारधारा को, अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करना है, उसके दिमाग में ऑलरेडी एक डिवाइस है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी मदद से वो ये सारी चीज़ें जो है वो कर पाता है और उसकी ये सारी जो लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें उस चीज़ को वो चीज़ कंट्रोल करती है, वो स्ट्रक्चर जो है वो चीज़ को कंट्रोल करती है। चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ फैक्टर्स प्रोवाइड किए थे जिसकी मदद से उनकी जो थ्योरी है लैंग्वेज एक्विजिशन की उसको सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उन फैक्टर्स को पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं सो दैट हमको पता चले कि किस तरह से ये जो फैक्टर्स है उनकी जो थ्योरी है लैंग्वेज एक्विजिशन की उसको प्रूव करती है। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है ऑप्टिमल लर्निंग एज। ऑप्टिमल लर्निंग एज मतलब एक पर्टिकुलर एज होता है जिस एज में जो बच्चे हैं लैंग्वेज को पूरी तरह से सीख पाते हैं, उसमें महारत हासिल कर लेते हैं और फ्लुएंसी जो है उसको प्रॉपरली ग्रास्प कर पाते हैं। ठीक है, और ये एज है 3 years to 10 years, मतलब 3 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र में जो बच्चे हैं भाषा को पूरी तरह से सीख पाते हैं और फ्लुएंटली उसको बोल पाते हैं। जो बच्चा इस एज को क्रॉस कर जाता है उसको लैंग्वेज को डेवलप करने में, एक्वायर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उसका सामना करना पड़ता है और कुछ बच्चों के केस में तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, वो बच्चा सीख ही नहीं पाता कोई न्यू लैंग्वेज अगर उसको 10 साल की उम्र के बाद सिखाया जाए तो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर है डज नॉट नीड ट्रिगर टू बिगिन लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकेंड फैक्टर है कि बच्चे लोग जो है ना उनको ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हमको बंदूक चलाने के लिए कैसा ट्रिगर दबाना पड़ता है तो गोली चलती है ना, सेम वे बच्चे लोगों को लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको किसी ट्रिगर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक पेरेंट्स को बच्चों के पीछे ना उनको मनाना नहीं पड़ेगा, नहीं आपको भाषा सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। जैसे कि उनको जब हम लोग खाना खिलाना चाहते हैं तो उनके पीछे कितना हम लोगों को मनाना पड़ता है कि ये खा लो, ये अच्छा होता है। कहीं पर उनको लेकर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर उनको अच्छी आदतें सिखाने के लिए उनको मनाते हैं ना, पर्सुएट करते, कोएक्स करते। तो भाषा सिखाने के लिए किसी भी पेरेंट को बच्चों के पीछे ना उसको मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके सामने उसको सीखना होगा तो वो डेफिनेटली सीखेगा। ठीक है, इवन इफ आप उसको ट्रेन करोगे अच्छे से बोलने की तो अच्छी बात है, अगर आप ट्रेन नहीं भी करोगे ना तो भी वो बच्चा क्या है वो बोलना सीख ही जाएगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फैक्टर इज इट डज नॉट मैटर इफ़ अ चाइल्ड इज़ करेक्टेड। मतलब तीसरा जो फैक्टर है वो ये है, ये फ़र्क बिल्कुल ही नहीं पड़ता है बच्चों को कि उनको सही किया जाए। मतलब समझो कि आपके सामने बच्चा जो है वो कुछ चीज़ बोल रहा है और वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, जैसे कि वो जो प्लूरल है ऑलरेडी चीज़ें उसको और प्लूरल बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा कहता है कि मतलब माई टीथ इज़ पेनिंग, तो उसको वो क्या बोलेगा, माई टीथ्स आर पेनिंग, ऐसा बोल रहे। अब टीथ क्या है, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है टूथ का। हाँ, या फिर ऐसा बच्चा कहता है कि माई फीट्स आर पेनिंग, तो मतलब फीट क्या है, जब हम लोग एक पैर की बात करते हैं तो उसको फूट बोलते हैं इंग्लिश में, और जब 2 पैर की बात करते हैं तो उसको फीट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या बोल रहा है, फीट्स, टीथ्स, उसमें वो एस लगा रहा है, मतलब जो ऑलरेडी प्लूरल है उसको वो दोबारा प्लूरल बना रहा है। और अगर आप कितना भी चाहो उनको करेक्शन करने की, उनको समझाओगे कि जब एक चीज़ को बोलते हैं ना तब ऐसा बोलते हैं, जब 2 चीज़ को बोला जाता है तब प्लूरल किया जाता है, तो वो लोग आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करेंगे, अच्छा हाँ ऐसा बोलते हैं क्या, फिर बाद में फिर से वो लोग वो चीज़ को रिपीट करते हैं। तो ये बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितना भी उनको करेक्ट कर लो वो लोग बोलेंगे वही जो उनको उस टाइम पे अप्रोप्रिएट लगेगा, सही लगेगा। क्लियर। फिर आते हैं, हम देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट, दे लर्न सर्टेन पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज वाइल एक्वायरिंग लैंग्वेज। वो लोग है ना लैंग्वेज के, भाषा के कुछ पार्ट्स जो है ना वो सीखते हैं। मतलब हर कोई जो भाषा सीखता है उसको एक स्टेजेस के थ्रू जाते हुए सीखता है, एक स्टेजेस को फॉलो मतलब सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सीखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा चाइना में है वो भी वही लिंग्विस्टिक पैटर्न को फॉलो करेगा जो बच्चा इंडिया में है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वर्ड बोलना सीखोगे, फिर आप 2 वर्ड बोलना सीखोगे, फिर आप क्या करोगे, उन दोनों वर्ड को मिलाकर एक सेंटेंस, एक मीनिंगफुल फ्रेज बनाने की कोशिश करोगे। तो चाहे वो इंडिया का बच्चा हो या फिर चाइना का हो या अमेरिका का हो या लंदन का हो, वो लोग सेम सिक्वेशन जो है, ऑर्डरली पैटर्न जो है उसको फॉलो करते हुए लैंग्वेज को जो है सीखते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की मदद से चॉम्स्की ने अपनी जो लैंग्वेज एक्विजिशन की थियोरी है उसको सपोर्ट करने के लिए यूज़ की है, उसको प्रूव करने के लिए यूज़ की है। क्लियर।
इसी वजह से चॉम्स्की आर्ग्यू करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक इनेटली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, मतलब पहले से आपके अंदर वो मौजूद है, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, भाषा को अक्वायर करते हो, लैंग्वेज को सीखते हो। ठीक है, जब हम चॉम्स्की की थ्योरी को डिस्कस करते हैं तो हमको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको लैड कहा जाता है। दूसरा है यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, यूजी थ्योरी जिसको हम पॉपुलरली कहते हैं। और तीसरा चीज़ है जीजी, मतलब जनरेटिव ग्रामर। तो हम क्या करेंगे, अब इन सारे टर्म्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आपको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल भी जाएगी, और साथ ही में कोई भी कन्फ्यूजन और कोई भी डाउट अगर रहता है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो वो भी इजीली क्लियर हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी भी पॉइंट को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको शॉर्टकट में लैड कहा जाता है, LAD। ओके, Chomsky's theory based on the ideas that all children are born with innate ability to learn and human languages। ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि चॉम्स्की की जो थियोरी है वो इस आइडियोलॉजी पर बनी है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर ऑलरेडी जो लैंग्वेज मतलब भाषा है उसको सीखने की जो एबिलिटी है, काबिलियत है, वो उनके अंदर जन्म से ही होता है, शुरू से होता है। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं ही प्रपोज दैट एवरी चाइल्ड वॉज बॉर्न विद एन LED लैड दैट होल्ड्स द फंडामेंटल रूल्स फॉर लैंग्वेज। इसलिए वो कहते हैं कि हर बच्चे का जब जन्म हुआ था उनके दिमाग में पहले से ही लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो होता है, जो भाषा के नियमों से हमारा अवगत कराते हैं, मतलब फंडामेंटल रूल्स को होल्ड करता है, जिसकी मदद से हम जो भाषा है उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं, सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, अब ये लैड एक्चुअल में है क्या? चॉम्स्की ने BF स्किनर की जो थ्योरी थी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया और उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि जो बच्चा होता है उसका दिमाग जो है ना वो जन्म के वक्त से खाली स्लेट के जैसा नहीं होता है, बल्कि चॉम्स्की का ये विश्वास था कि जो बच्चा है उसके दिमाग में एक मैकेनिज़्म होता है जिसको हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, दैट मीन्स लैड कहते हैं। ये एक टाइप का डिवाइस है, यंत्र है, मतलब मशीन है, जिससे क्या होता है जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, मतलब लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, वायर करते हैं। ठीक है, और इसमें ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए हम लैंग्वेज को सही तरीके से सीखते हैं। तो हम डिटेल्स में देख लेते हैं कि एक्चुअल में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है क्या। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल टूल हार्ड वायर्ड इनटू द ब्रेन दैट हेल्प्स चिल्ड्रन रैपिडली लर्न एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज। ये एक हाइपोथेटिकल टूल है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है LAD लैड एक हाइपोथेटिकल टूल है, मतलब काल्पनिक उपकरण कह सकते हो आप जिसको, वो बच्चों के दिमाग में पहले से ही फिक्स होता है उनके जन्म के वक्त से ही, और इसी के हेल्प से जो बच्चे हैं वो तेजी से लैंग्वेज को मतलब भाषा को अक्वायर करते हैं, सीखते हैं और उसको समझते भी हैं। अब ये जो डिवाइस ये किस तरह से काम करता है, हाउ इट वर्क्स। The lad's job is to encode into child's brain the grammatical structure। जो भी grammatical structure अवेलेबल है बच्चों के दिमाग में, लैड का काम है उस चीज़ को एनकोड करना, उसको सुलझाना, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से बच्चे क्या करते हैं, थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप्स लैंग्वेज स्किल, मतलब जो भाषा के कौशल होते हैं, लैंग्वेज स्किल जो होते हैं, उस चीज़ को वो लोग डेवलप करते हैं, उस चीज़ का उसका विकास होता है। क्लियर? तो अब आपको समझ में आया कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक्चुअल में है क्या। ये एक हाइपोथेटिकल टूल है, मतलब काल्पनिक उपकरण है, ऐसा चॉम्स्की का मानना है, जो क्या करता है, हमारे दिमाग में फिट है और उसका काम है हमारे दिमाग में जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो भी मैसेज आते हैं उस चीज़ को सुलझाना, और उसी के बेसिस पे हम जो लैंग्वेज के स्किल्स होते हैं, भाषा के जो कौशल होते हैं, उस चीज़ को डेवलप करते हैं। आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। जो लैड है वो एक हाइपोथेटिकल टूल है, मतलब काल्पनिक उपकरण है जो हमारे दिमाग में फिट है ऑलरेडी, और इसका काम है हमारे दिमाग में जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो भी मैसेजेस आते हैं उन सारी चीज़ों को सुलझाना, और इसी के मदद से एक जो बच्चा है वो जो भी लैंग्वेज के कौशल है, मतलब भाषा के कौशल है, लैंग्वेज स्किल्स जिसको हम कहते हैं, उसको डेवलप करता है, और इसी की मदद से वो सही तरीके से जो भाषा है उसको एक्वायर करता है, सीखते हैं।
क्लियर। तो अब डिस्कस करते हैं यूजी मतलब यूनिवर्सल ग्रामर थियोरी। यूनिवर्सल ग्रामर थियोरी मॉडर्न लिंग्विस्ट के अकॉर्डिंगली जो थियोरी है वो दी गई थी चॉम्स्की के द्वारा। वो कहते हैं कि जो हर एक व्यक्ति है उसके पास यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो होता है। चॉम्स्की सेज ऑल ह्यूमंस हैव यूनिवर्सल ग्रामर। चॉम्स्की ने अपनी लैट के कंसेप्ट को समझाने के लिए यूनिवर्सल ग्रामर थियोरी की मदद ली थी। सो यूनिवर्सल ग्रामर थियोरी का मतलब है यूनिवर्सल ग्रामर इज अ set of rules about language hardwired in our heads। चॉम्स्की के अकॉर्डिंगली जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो एक सेट ऑफ रूल्स है, मतलब नियम है भाषा व्याकरण का, जिस नियम को फॉलो करते हैं हर एक बच्चा लैंग्वेज को डेवलप करने में। और ये जो नियम है ये हमारे माइंड में, हमारे हेड में, मतलब हमारे सर में ऑलरेडी फिट है। ठीक है, इसी के मदद से क्या होता है, जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज को डेवलप कर पाते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो बड़े हैं मतलब एडल्ट है, वो क्या करते हैं, इस भाषा जो भी उन्होंने सीखा है उसको प्रॉपरली प्रोसेस भी कर पाते हैं, मतलब उसको अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो फ़ोन है वो एक डिवाइस है और एंड्रॉयड क्या है, उसका सॉफ्टवेयर है, या फिर iOS सॉफ्टवेयर जो एप्पल फ़ोन के अंदर होता है। तो क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम फ़ोन को अलग अलग तरह से यूज़ कर पाते हैं। क्या वो सॉफ्टवेयर कभी गलत होता है? जैसे कि आप अगर व्हाट्सएप को ओपन करते हो मैसेजिंग के लिए, तो वहाँ पर क्या आप कोई रॉन्ग वर्ड या फिर स्पेलिंग डालते हो तो ऑटोमेटिकली एक डिक्शनरी जो है वो करेक्ट कर देता है उस स्पेलिंग को, या आपको सजेस्ट करता है कि ये रॉन्ग स्पेलिंग है, यू शुड करेक्ट। वहाँ पर एक नीचे रेड लाइन आती है। ये आप जब पीपीटी बनाते हो या फिर वर्ड भी बनाते हो कंप्यूटर पे, तभी भी आपको ये जो है सिग्नल आपको मिलता है कि आपने जो वर्ड यूज़ किया है या स्पेलिंग यूज़ किया है वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है वहाँ पर। और ग्रीन लाइन आती है जब कोई सेंटेंस में आप रॉन्ग तरीके से फ्रेम करते हो। तो सिमिलरली जो लैड है, मतलब एलईडी का जो डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, उसमें जो यूजी है वो एक सॉफ्टवेयर के जैसा काम करता है, जिसकी वजह से हम चाहे कोई भी लैंग्वेज बोले उसमें मिस्टेक नहीं करते हैं और उसके व्याकरण को अच्छी तरह से समझते हैं, उसको प्रॉपरली फ्रेम करके प्रोसेस करके जो लैंग्वेज है उसको सामने एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करने के टाइम पे उसको बोलते हैं। जब हम यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी को पढ़ते हैं तो उससे जुड़े 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इन तीनों पॉइंट्स को कहा जाता है की कॉम्पोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। इसमें हमारा सबसे पहला कॉम्पोनेंट है एवरी चाइल्ड नोज बेसिक ग्रामर रूल्स। चॉम्स्की कहते हैं कि जब एक बच्चा जन्म होता है, मतलब एक बच्चे का जन्म होता है, उसके पास ऑलरेडी बेसिक ग्रामर मतलब व्याकरण जो है वो उसके नियम ऑलरेडी होते हैं, जिसकी मदद से वो अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ में इंटरैक्ट कर पाता है। ग्रामर उन्हें पहले से ही पता होता है, बट यहाँ पर उनको क्या करना होता है, सिर्फ जो वोकैबुलरी है उसको सीखना होता है। तो जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है वो वोकैबुलरी सीखता है और इसी की मदद से वो बातें कर पाता है, लैंग्वेज को पूरी तरह से क्या करता है, डेवलप कर पाता है, अक्वायर कर पाता है। क्लियर। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा सेकेंड कंपोनेंट, ऑल लैंग्वेजेस फॉलो द सेम ग्रामर स्ट्रक्चर। मतलब हर एक जो भाषा होती है, चाहे वो किसी भी कल्चर के हो, ठीक है, हर एक कल्चर की जो भाषा है वो सेम ही स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आप देख पाओगे, समझ पाओगे, अगर आप नोटिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे तो। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, चाहे आप हिंदी बोलो या फिर आप इंग्लिश बोलो, दो पॉपुलर भाषा है, हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंग्लिश में हम लोग क्या सीखते हैं, नाउन के बारे में सीखते हैं। सिमिलरली जब वो हिंदी में आती है, नाउन को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी जब सीखते हैं तो सबसे पहले हम लोग नाम से सीखते हैं। नाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा। नाम वाले शब्द मतलब नाउन या फिर संज्ञा, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर वो हिंदी हो। फिर आता है सेकंड टाइप, दैट इज वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, डूइंग वर्ड्स। आप जो भी एक्शन लेते हो, जैसे कि वॉकिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग, टीचिंग, कुकिंग, ऑल दिस थिंग्स आर क्या है, वर्ब्स है। वर्ब्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया, करने वाले शब्द, काम वाले शब्द जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, नाउन सीखा, फिर उसके बाद में आपने क्या सीखा, वर्ब सीखा। ये दोनों में ही सेम मिला। फिर आता है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होता है, डिस्क्राइब, किसी चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, मतलब विशेषण जिसको हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, फिर आता है प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो हर एक लैंग्वेज जो होता है वो सेम ही स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो अगर आप
इंग्लिश में नाउन सीख रहे हो तो आप हिंदी में भी नाउन ही सीखोगे। इंग्लिश में आपने वर्ब सीखा है तो आप हिंदी में उसको क्रिया के नाम से वर्ब ही सीखोगे। बस जो वर्ड है उसका सेंटेंस मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली उसका जो बोलने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। हम इंग्लिश में नाम वाले नेमिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, और सेम ही चीज़ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो बस इतना ही डिफरेंस और कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का वो हर एक लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु जो भी आप बोलते हो, गुजराती, बंगाली, मराठी जो भी आप बोलते हो, सबका स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही होता है। क्लियर। तो हमारा थर्ड कंपोनेंट है किड्स डू नॉट मेक एक्सपेक्टेड ग्रामेटिकल मिस्टेक। बच्चे जो हैं वो कभी भी एक्सपेक्टेड ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं वो कुछ भी जब बोलने जाएंगे उसमें क्या होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक हमको देखने को मिलेगा या फिर वो वैसा कुछ गलत बोल देंगे, पर बच्चे ऐसा नहीं करते। बच्चे जो है वो बेसिक एरर या फिर मिस्टेक जो है वो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को अगर पानी पीना है तो वो बोलेगा कि मुझे पानी चाहिए, वो ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा कि चाहिए पानी या फिर मुझे पानी, ऐसा वो नहीं बोलेगा। पानी मुझे ऐसे वर्ड्स का वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा। हमको ऐसा अंदाज़ा रहता है कि बच्चे जो है वो गलती कर सकते हैं बोलते वक्त, पर वो इस तरह की गलती जो है वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी प्री फिक्स्ड होता है, ये डिवाइस पहले से ही फिक्स्ड होता है, ग्रामेटिकल रूल्स उनके माइंड में जिसके साथ उनका जन्म होता है। और इसी बात से ये प्रूव होता है कि जो बच्चे हैं उनके माइंड में, दिमाग में बेसिक ग्रामर के कुछ रूल्स है जिसकी वजह से वो गलत नहीं करते, गलती कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद में आपको समझ में आया कि किस तरह से चॉम्स्की जो है अपनी आइडियोलॉजी को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी गौर करना, जो बच्चे हैं वो इजीली बोलना सीख जाते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि उनके अंदर पहले से ही वो ग्रामर जो है वो मौजूद होता है। उन्हें बस बड़े होने के बाद में क्या करना पड़ता है, वोकैबुलरी को पिकअप करना पड़ता है। कौन सी चीज़ को कब बोलना है, किसके संदर्भ में बोलना है, वो इस चीज़ को सीखते हैं और फटाफट फिर क्या होता है, वो भाषा जो है उसको सीख जाते हैं और फिर वो बोलने लग जाते हैं। क्लियर। यहाँ पर हमारे दो बड़े टर्म्स क्लियर हो गए कि लैड क्या है और यूनिवर्सल ग्रामर थियोरी को किस तरह से चॉम्स्की ने यूज़ किया था लैड की थियोरी जो है उसको समझाने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जनरेटिव ग्रामर थियोरी, जिसको जीजी थियोरी भी कहा जाता है। चॉम्स्की सेज दैट ऑल चिल्ड्रन लर्न द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स, दैट रूल्स आर कॉल्ड जनरेटिव ग्रामर। चॉम्स्की कहते हैं कि जो बच्चे हैं सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बोलते बल्कि पूरा वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, और उसको वो सेंटेंस जो है वाक्य उसको कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। कैसे? कुछ रूल्स को फॉलो करके, कुछ नियमों को फॉलो करके, और इसी रूल्स को यहाँ पर जनरेटिव ग्रामर जो है वो माना जा रहा है, जिसके थ्रू जो बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, वो प्रॉपर सेंटेंस को क्या कर पाता है, फ्रेम कर पाता है। सो जनरेटिव ग्रामर क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट कैन जनरेट एन इनफिनाइट सेट ऑफ सेंटेंसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट द लैंग्वेज एज अ होल। जीजी एक सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स है जो जनरेट कर सकता है अनगिनत वाक्यों को, अनगिनत सेंटेंसेस को, जो भाषा को पूरा करता है, किसी भी लैंग्वेज को सक्षम करता है, कंप्लीट करता है। जीजी के कंसेप्ट को प्रॉपर्ली समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं, तभी हमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जनरेटिव ग्रामर किस तरीके से हमको जो ग्रामर है उसके रूल्स है समझाने की कोशिश करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पर उसके सामने मैंने कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए अच्छे से कि क्या लिखा हुआ है, कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लिप फ्यूरियसली। अगर एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ वर्ड्स को यूज़ करता है, मतलब शब्दों को यूज़ करता है, शब्दों का नॉलेज होता है उसके बाद में, और वो उन सारे वर्ड्स को नॉर्मली यूज़ कर देता है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर देने के लिए, क्या वो मीनिंगफुल बन रहा है? आपके सामने जो मैंने वर्ड यहाँ पर फ्रेम किया है, क्या इससे आपको कुछ समझ में आया है कि वो बंदा एक्चुअल में सोच क्या रहा है, बोलना क्या चाहता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने जो वर्ड्स का उसको नॉलेज था उसने सिर्फ उसको बोला है, उसने एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसको उसने प्रॉपरली फ्रेम नहीं किया है, इसीलिए वो यहाँ पर बोलना क्या चाहता है आप उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। किसी भी व्यक्ति को अगर सिर्फ वर्ड्स का नॉलेज होगा और वो सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाएगा, वाक्यों को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा, तो कभी भी अपनी बात जो है वो नहीं समझा पाएगा सामने वाले व्यक्ति को। इसीलिए अगर आपको सही तरीके से आपका जो भी सेंटेंस है, आपका जो भी वाक्य है उसको फ्रेम करना है, उसके लिए आपको जनरेटिव ग्रामर दैट मीन्स कुछ लैंग्वेज के रूल्स है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी मदद से आपके पास जो वर्ड्स का नॉलेज
नॉलेज है आप क्या करोगे, एक सेंटेंस, एक फ्रेज जो है वो बनाओगे और उसके थ्रू आप अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाओगे। तो हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो जीजी है मतलब जनरेटिव ग्रामर है किस तरह से फंक्शन करता है। अब आपके सामने देखो, एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोहम हिट द बॉल। अब सोहम के ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ, एस। एस स्टैंड्स फॉर सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। फिर वहाँ पर लिखा हुआ है एनपी। एनपी का मतलब क्या होता है, नाउन फ्रेज। हाँ, नाउन से रिलेटेड आप क्या वहां पर बोलना चाहते हो। फिर है वीपी। वीपी मतलब वर्ब फ्रेज, मतलब क्रिया से रिलेटेड आप क्या बोलना चाहते हो। यहाँ पर सोहम क्या कर रहा है, उसने एक बॉल को मारा, तो सोहम वीपी में क्या आ रहा है, हिट क्या है, मतलब वर्ब हो जा रहा है। फिर आता है वीपी में दूसरा एक और फेस, वो है एनपी। वहां पर डीईटी दिया हुआ है। डीईटी का फुल फॉर्म है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग यूज करते हैं नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल्स हो सकते हैं जैसे कि ए, एन, द एक्सेट्रा, ऐसे अलग अलग टाइप के जो डिटरमाइनर्स है वो सब हम लोग यूज करते हैं किसी भी नाउन जो है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। और फ्रेज का मतलब होता है वाक्य, सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर वो प्रॉपर सेंटेंस कैसे बना पाया, उसके पास नॉलेज तो थी वर्ड की, लेकिन यहाँ पर उसने नाउन फ्रेज, डिटरमाइनर, वर्ब फ्रेज किस तरह से होता है, इन सारे चीज़ों की मदद से उन सारे वर्ड्स को प्रॉपर जगह पे प्लेस करके उसने एक वाक्य को बनाया और उस वाक्य का एक मतलब आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, सोहम हिट द बॉल का मतलब कि हमने एक बॉल को हिट किया है, एक बॉल को मारा है। तो इस तरह से जो ग्रामर है, जनरेटिव ग्रामर है, इसके रूल्स को फॉलो करके अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, वाक्यों को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, तो हम पूरी तरह से जो लैंग्वेज है उसको कंस्टिट्यूट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और इस रूल को फॉलो करते हुए हम अनगिनत वाक्य जो है वो बना सकते हैं। क्लियर? सो आई होप अब आपको लैड, यूनिवर्सल ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर क्या होता है समझ में आ गया। चॉम्स्की ने इन तीनों थ्योरीज की मदद ली थी अपनी लैंग्वेज एक्विजिशन की जो धारणा थी, विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, उसको साबित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए कि क्यों उनको ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर पहले से ये काबिलियत होती है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो भाषा को सीख पाते हैं। ठीक है, उनको कहीं पर कोई एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उसकी मदद से उनको भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके अंदर पहले से वो जो काबिलियत है, एबिलिटी है, वो मौजूद होती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि चॉम्स्की ने क्या एविडेंस प्रोवाइड किया था ताकि वो अपनी थ्योरी को सपोर्ट कर पाए, प्रूव कर पाए। सबसे पहला एविडेंस है चिल्ड्रन लर्निंग टू स्पीक नेवर मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक। पहला बात तो उनका ये मानना है कि बच्चे जब भाषा बोलना सीखते हैं, मतलब पहली बार जब बोलना सीखते हैं, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर से उनको साबित हो जाता है, जब हमने उनको सिखाया नहीं ग्रामर क्या होता है, अब जब बच्चा 1.5 साल का, 2 साल का है, बोलना सीखेगा, सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करेगा, तब तो आप उनको व्याकरण नहीं समझाने वाले हो, ग्रामर नहीं समझाने वाले हो, पर वो क्या करते हैं, उनके पास ऑलरेडी इनिशियल जो नॉलेज होती है उसकी मदद से वो बोलना सीखते हैं और वहीं पर वो कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो नहीं करते हैं। सो इस पॉइंट के थ्रू चॉम्स्की अपने कंसेप्ट को, अपनी थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम लोग एविडेंस देखते हैं जिसमें चॉम्स्की क्या कहना चाहते हैं। Children often say things that are ungrammatical, such as mama ball, which they cannot have learned passively. For example, चॉम्स्की ये कहते हैं कि बच्चे जो है वो ऐसे अनग्रामेटिकल वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर कहेंगे किसी भी व्यक्ति को मामा बॉल, अभी मामा बॉल का मतलब क्या होता है, मम्मी तो बॉल नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, वो ग्रामर को यूज़ नहीं कर रहा है। पर अभी आप थोड़ी सिखाओगे अपने बच्चे को कि ग्रामर यूज़ करो, या फिर यहाँ पर आपने उनके सामने यही चीज़ बोला है और बच्चे आपको देख के दोहरा रहे, ऐसा तो नहीं है ना। उनको बस देखना है वो चीज़ को और आपके साथ उसको रिलेट करना है। वो आपको देखकर अगर बॉल की तरफ दिखा रहा है तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे वो बॉल चाहिए, है ना, मुझे वो बॉल पसंद है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अनग्रामेटिकल चीज़ें जो है उसको सीख रहा है। और वो इसको कैसे सीख रहा है, अगर उसके अंदर वो काबिलियत पहले से नहीं है, तो खाली दिमाग है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है।
तो यहाँ पर चॉम्स्की अपनी बात को प्रूव कर देते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर इनेट कैपेसिटी होती है, अंदरूनी काबिलियत होती है, जिसकी मदद से वो लोग भाषा जो है उसको सीख पाते हैं और इसी की वजह से वो लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो नहीं करते हैं, पर वो अनग्रामेटिकल चीज़ें जो है वो बोलते हैं, कॉन्शियसली हो या फिर अनकॉन्शियसली हो। ओके, चॉम्स्की की जब हम थियोरी की बात करते हैं उसको हम लोग सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो डिस्कस कर लिए, अब हम उसको भी क्रिटिसाइज करके देखते हैं कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है थियोरी की। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ चॉम्स्कीज थियोरी, लिमिटेशंस जिसको हम कहते हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है, Chomsky's work on language was theoretical because he did not study real children। अब चॉम्स्की की जो एक्चुअल में थियोरी उन्होंने समझाने की कोशिश की है, यूनिकनेस क्या है, उन्होंने अपनी थियोरी बिना किसी बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके समझाने की कोशिश की है। वेयर एज यहाँ पर स्किनर ने क्या की थी, प्रॉपरली एक एनिमल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस चीज़ को उसने ह्यूमन के साथ में रिलेट करने की कोशिश की। पर यहाँ पर चॉम्स्की क्या कर रहे हैं, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के एक थियोरी बना दे रहे हैं, मनगढ़ंत थियोरी जो है, कहानी बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं चीज़ों को देखकर, लोगों को देखकर, और उसी के ऊपर वो थियोरी बनाकर कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर ऑलरेडी वो कैपेसिटी, इनेट कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू वो लैंग्वेज जो है वो डेवलप करता है। अगर आपने पुष्टि, आपने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं, पुष्टि कैसे करोगे कि आपका जो थियोरी है, आपका जो कंसेप्ट है, विचारधारा है, वो सही है। ठीक है, इसके लिए जो चॉम्स्की की थियोरी है उसको कुछ लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, दूसरी बात देखते हैं, His work consists of complex explanation of grammatical rules। अब चॉम्स्की क्या करते हैं, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के एक तो एक थियोरी समझा रहे हैं, दूसरी बात वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ग्रामेटिकल रूल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अपने ही नेचर में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जटिल होता है। ठीक है, आप एक छोटे बच्चे की बात कर रहे हो, छोटे बच्चे के रिलेशन में बात कर रहे हो और आप उसको ग्रामेटिकल रूल्स के साथ में जोड़ रहे हो। ग्रामर कितना ज़्यादा हार्ड और कॉम्प्लेक्स टर्म है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। ठीक है, कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टर्म है, हर एक व्यक्ति को प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सीखना पड़ता है अगर उसको भाषा जो है, कोई भी टाइप का भाषा सीखना पड़े। और यहाँ पर चॉम्स्की कहते हैं कि जो बच्चे, उनके अंदर ऑलरेडी जो ग्रामर है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसीलिए चॉम्स्की की जो थियोरी है उसको क्रिटिसाइज की गई। मतलब ये जो दो पॉइंट है उसके डिसएडवांटेजेस है। पहली बात तो उसने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया अपनी थियोरी को प्रूव करने के लिए, दूसरी बात उन्होंने अपनी थियोरी को प्रूव करने के लिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल रूल्स की मदद ले रहे हैं, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम किसी छोटे बच्चे की बात करते हैं, 1.5-2 साल का बच्चा, 2.5-3 साल का बच्चा कहाँ ग्रामर सीखता है। ग्रामर की बात तो कब आती है, जब उसका स्कूल में एडमिशन होता है। स्कूल में एडमिशन तो अब जब यूकेजी नर्सरी में एडमिशन होता है तब तो वो ग्रामर सीखता नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से जो है उसको ग्रामर सिखाया जाता है। तो उसके पहले उसने कैसे ग्रामर सीखा, यहीं पर जो है वहाँ पर उसकी थियोरी जो है, चॉम्स्की की थियोरी को क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने चॉम्स्की की थियोरी को आगे पीछे जितनी तरीके से हो सकता है हर एक तरीके से डिस्कस किए, डिटेल में डिस्कस किए। सो इस डिटेल डिस्कशन के बाद में हम इस थियोरी को कंक्लूड कर पाते हैं कि अकॉर्डिंग टू नॉर्म चॉम्स्की द मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन फॉर्मुलेट्स फ्रॉम इनेट प्रोसेस। नॉर्म चॉम्स्की के अकॉर्डिंगली जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो हो पाता है क्योंकि वो काबिलियत हमारे अंदर है और वो हमारे अंदर वो प्रोसेस होता है। इसके वजह से हम क्या है, भाषा को सीख पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं। इस पिक्टोरियल एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं किस तरह से जो एलईडी की थ्योरी है वो उन्होंने प्रूव की है, चॉम्स्की ने प्रूव की है, और किस तरह से एलईडी की जो थ्योरी है, जनरेटिव ग्रामर और यूनिवर्सल ग्रामर एक दूसरे के साथ ब्लेंड होकर काम करते हैं। ओके, मतलब पहले क्या हुआ, आप एक बड़े हो, आपने अपने किसी भी बच्चे के सामने कुछ बोला, वो बच्चे के सर में ऑलरेडी जो एलईडी डिवाइस है वो अवेलेबल है। वो डिवाइस क्या करता है, आपका जो स्पीच है उसको ले लेता है अपने अंदर और उसको एनकोड करने की कोशिश करता है। मैंने आपको समझाया था ना कि जो लैड है वो क्या करता है, जो सामने वाला स्पीच बोलेगा, वर्ड्स बोलेगा, सेंटेंसेस बोलेगा, उसको एनकोड करेगा, सुलझाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर वो उस चीज़ को सुलझाने के लिए क्या चीज़ अप्लाई कर रहा है, लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स। ठीक है, लैंग्वेज को सीखने के लिए जो सिद्धांत होते हैं उस चीज़ को अप्लाई कर रहा है। उस चीज़ को अप्लाई करने के बाद में वो आगे प्रोसेस करवा देगा। आगे प्रोसेस जब होगा वहाँ पर क्या चीज़ देखी जाएगी कि उसमें ग्रामेटिकल नॉलेज क्या है, ग्रामर के कौन से रूल्स जो है आपके सेंटेंस में अवेलेबल है। उसके बाद में वो फाइनल आउटपुट होके निकलेगा, मतलब बच्चा क्या बोलता है, आपने जो बोला उस
चीज़ से बच्चे ने क्या धारणा बनाई, क्या समझा और फिर उसने क्या बोला। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो नॉम चॉम्स्की है उसका जो लैंग्वेज एक्विजिशन तरीका है वो एक बच्चा कर पाता है, हर एक व्यक्ति कर पाता है। कैसे कर पाता है? क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत जो है वो अवेलेबल होती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो यहीं पर हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है, अगर आपको हमारा आज का सेशन समझ में आया है, तो अपने रिव्यूज़ जो है, फीडबैक्स जो है, हमको कमेंट में ज़रूर बताइए, सो दैट हम आगे और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें और आपको बेटर प्रोडक्ट जो है, आपके सामने बेटर वीडियोज़ जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें, जिससे आपको और भी फ्यूचर में मदद मिले। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, देर मत कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब हो जाए तो उसके बाद में बेल आइकन को ज़रूर टैप करना, सो दैट आपको आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में।